अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद भले करे आया जी आया नू वशत के बखैर रागले। मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सबा शेख। नया दिन, एक खुशगवार दिन का आज़म लिए ताज़ा एहसास नई तमन्नाओं के साथ हाजिर हैं। आज भी हम आपके लिए कई तल्ख और हल्के फुल्के मौज़ूआत लेकर आए, लेकिन सबसे पहले हम अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करते हैं। वतन दुश्मनों ने एक बार फिर बुज़दिलाना कार्रवाई की है। लाहौर का इलाका नई अनारकली, यहाँ धमाके से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक और 26 जख्मी हो गए। 4 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। टाइम डिवाइस से किए गए धमाके में 1.5 किलो बारूद इस्तेमाल किया गया, जो मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। जाँ बहक होने वालों में 9 साल का बच्चा अबसार, 15 साल का यासिर और 31 साल का रमज़ान भी शामिल है। तो इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या हुआ है और जिस वक्त ये खबर सामने आई उस वक्त मैं घर पर मौजूद थी और मैं टीवी देख रही थी, और टीवी में जो मैं मनाजिर देख रही थी वो इतने कर्बनाक मनाजिर थे। और मैंने जब देखा कि किस तरह से ख़वातीन जा रही हैं, किस तरह से चीख पुकार हो रही है, किस तरह से आहो बका का मंजर है, उसके बाद फिर यही बात समझ में आती है कि सबसे पहले तो हमें वाकई में दहशतगर्दी की इस नई लहर से निपटना होगा। जिस तरीके से वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद भी कह रहे थे कि कराची में भी, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी खासा ख़तरा है दहशतगर्दी का, तो वाकई में अब हमें इन दहशतगर्दी से निपटना होगा। और जिस तरह से एक दफ़ा फिर ये वार किया है दुश्मनों ने लाहौर में, और जो हाल है, जो मनाजिर हम देख रहे हैं, इसके बाद हम यही कह सकते हैं कि इससे पहले भी पाकिस्तान दहशतगर्दी की लहर से गुजरा। इससे पहले भी हमारी बहादुर कौम ने इसी तरह से दहशतगर्दों का मुकाबला किया, दहशतगर्दों की इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों को नाकाम बनाया। और अब हम देखते हैं कि फिर से ये सानिया हुआ है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नईम हनीफ साहब ने, ब्यूरो चीफ लाहौर है, और इनसे बात करेंगे। नईम साहब, इंतहाई अफसोसनाक ये सानिया हुआ है, क्या हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि अब PSL होने वाला है और ये तमाम खुशियां अब आने वाली हैं, तो PSL को सबूताश करने के लिए ये बुज़दिलाना कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा इवेंट जो है हमारा, एक सालाना इवेंट है और इंटरनेशनल इवेंट बन चुका है PSL दुनिया का। अब 27 जनवरी से उसका आगाज़ है इंशाल्लाह, और 27 फरवरी तक ये जारी रहेगा। तो उसके कुछ अर्सा पहले इस तरह की जो बर्बरियत हुई है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि आजकल शादियों का सीज़न है और ये लाहौर की सबसे एक बड़ी और सबसे सस्ती मार्केट है, जहाँ पर एक आम आदमी भी शॉपिंग के लिए चला जाता है। मैं ये शेख रशीद साहब ने पहले कहा जी थ्रेट अलर्ट था, फिर उन्होंने अपने ही बयान की तरदीद कर दी कि नहीं, वो एक कन्फ्यूजन थी, उनको ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि लकीर पीट रहे हैं हमेशा की तरह हम। बहुत से वाक़यात के बाद जिस तरह हम जो है मजम्मत करते हैं, मैं मौजूदा जो हुकूमत है जिस तरह 3 साढ़े 3 सालों में इस कौम को और पंजाब गवर्नमेंट जिस तरह लाहौर के अवाम को ना जो है वो रोज़गार दे सकी, ना वो सेहत की सहूलियात दे सकी, ना उनकी बुनियादी जो एक हकूक़ हैं वो उनको मिल सके। अब सूरत हाल ये है कि उनको जीने का हक भी जो है और तहफ़्फ़ुज़ वो भी देने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। यासिर जो है 17 साल उसकी एज है, रहीम यार खान का वो रिहायशी है। आप जो है अपने रैकी से और अपने तमाम तर जो इंटेलिजेंस है उससे अगर इन दरिंदों तक पहुंच भी जाते हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचा भी देते हैं, यासिर के ख़ानदान को यासिर कौन देगा? साबिर जो कराची से लाहौर घूमने के लिए आया था, सैर करने के लिए आया था अपने पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स के साथ, और पहली दफ़ा वो लाहौर देखने आया था, 9 साल का बच्चा, उस ख़ानदान को साबिर कौन लौटाएगा? रमज़ान जिसकी बच्ची है, 1 साल उसकी उम्र है, उसकी बेटी को उसका बाप कौन देगा? इस चीज़ का जवाब जो है इस हुकूमत के पास नहीं है। सेफ सिटी जो कैमराज हैं जहाँ पे ये वाक़या होता है, वो सेफ सिटीज़ कैमरा, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं दावे से कह सकता हूँ गुज़िश्ता कई माह से वो सेफ सिटी कैमराज नाकारा हैं, मगर उनका जो माहाना बजट है वो सेफ सिटी अथॉरिटी जो है वो वसूल कर रही है। पूरे लाहौर में 8000 कैमराज हैं, जिसमें जो मैक्सिमम कैमराज हैं वो नकारा हैं, वो काम नहीं कर रहे। अब 1,08,000 कैमरास भी लगाए जाएं तो वो लाहौर जैसे एक बड़े शहर में कम है, और इस वकूआ की जगह पे जो कैमरास हैं वो बिल्कुल नकारा हैं। क्या ये कैमरास सिर्फ इसलिए लगाए जाते हैं, ये तमाम तर जो इंतजाम इसलिए किए जाते हैं कि पता चल सके कि किस तरह का वाकया हुआ, कौन आया, किसने वो बैग रखा, उसकी पहचान की जा सके?
क्यों नहीं इस तरह हो सकता कि वो वाकया होने से पहले हम उसको किसी तरह रोक सके? कोई एक वाकया हुकूमत वक्त बता दे, सेफ सिटी अथॉरिटी बता दे, पुलिस का महकमा बता दे। आपने 4 DIG गुज़िश्ता चंद सालों में जो है वो DIG चेंज कर दिए आपने, DIG, और उसके अलावा 6 से 7 आपने IG तब्दील किए हैं। आप किसी ऑफिसर को थोड़ा अरसा काम तो करने दें। आप खुद कहते हैं कि आपको 5 साल पूरे करने दें, वज़ीर आला पंजाब फरमाते हैं, तो फिर मुझसे आप पूछिए मेरी परफॉर्मेंस का, जबकि आप किसी भी इदारे का जो सरबराह है उसको आप 6 माह से ज़्यादा वक्त नहीं देते और उसको आप हटा देते हैं। अब वो अपने प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, वो जो है वो उस तरह से सद्देबात नहीं कर पाता उन चीज़ों का और उन जुराइम का, उन क्राइम का, उन जुराइम पेशा अनासर का, उन नेटवर्क को नहीं पहुंच पाता कि आप उसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे तो तलवार हर वक्त लटकती रहती है। सुबह कोई भी किसी भी इदारे का सरबराह जब घर से निकलता है तो, या पंजाब में तो यही हो रहा है, उसको ये नहीं पता होता कि वो आज शाम तक वो अपनी उस सीट पर मौजूद है या नहीं है। तो पंजाब हुकूमत जो खास तौर पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, स्ट्रीट क्राइम जिस हद तक बढ़ चुके हैं, बेरोजगारी यहाँ पर जिस हद तक बढ़ चुकी है, महंगाई यहाँ पर जिस हद तक बढ़ चुकी है, मैं फिर वही बात करना जी नईम साहब, ये मैं आपसे आगे चल के ये भी पूछूंगा कि जिस किस्म का इलाका है, किस किस्म का है और यहाँ पे वॉक थ्रू के गेट्स के क्या इंतजाम है, लेकिन उससे पहले 13 महीने में ये दूसरा बड़ा वाक़या हुआ है लाहौर में। इससे पहले आपको याद होगा हाफिज़ सईद साहब के घर पे ख़ुद को हमला हुआ था, तो उस केस की तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं? देखिए, उस केस की तहकीकात भी वहीं तक पहुंची जिस तरह अनगिनत वाक़यात हुए और मासूम जाने जो हैं, मासूम शहरी जो हैं, वो दरिंदगी का निशाना बनते रहे, बर्बरियत का निशाना बनते रहे। उस केस की तहकीकात भी बिल्कुल वहीं फैसल अभी पहुंची हैं, उसमें कोई पेशरफ्त नहीं है, कोई जो है वो उन अनासर तक, वो मजम्मतों की हद तक महदूद है। एक दहशतगर्दी की 780 दफ़ा के साथ एक FIR बिल्कुल दर्ज है। ये जो इलाका है, 3 थाने यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको बताना चाह रहा था कि सबसे बड़ी ये लाहौर की मार्केट है और यहाँ पर रेट बहुत कम, यहाँ पर कपड़े की दुकानें हैं, यहाँ पर ज्वेलरी की दुकानें हैं, यहाँ पर बिल्कुल एक फैमिली अगर पुरानी अनारकली नीला गुंबद से फैसल दाखिल होती है इस मार्केट में और लोहारी निकलने तक बच्ची के जहेज का मुकम्मल सामान जो है वो वहाँ से दस्तयाब है, आप ख़रीदारी कर सकते हैं। अच्छा जी, 3 थाने इसके करीब तर हैं। पुरानी अनारकली थाना कुछ फासले पर है, भाटी थाना उससे थोड़ा सा दूर है, और जो लोहारी थाना है वो हार्डली 1 से 2 मिनट के फासले पर है। मगर पूरी इस मार्केट में कल के दिन में, और एक अहलकार जो आप कहते हैं ना कि कोई वहाँ पे गश्त हो रहा है, वहाँ पे पुलिस की गाड़ी मूव कर रही है, उनके दाखिली रास्तों पर कोई वॉक थ्रू गेट नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं है। और मैं ये चैलेंज करता हूँ कि मजम्मतों के बाद और कुछ दिन के जो है वो रेड्स के बाद और प्रेस रिलीज के बाद यहाँ पर ये इंतजामात अब भी नहीं किए जा सकेंगे। सिर्फ एक चीज़ की इंक्वायरी करवा ली जाए, सेफ सिटी अथॉरिटी पूरे लाहौर में जिसने 8000 कैमरास लगाए हैं, वहाँ पर जो कैमरास मौजूद हैं, अरबों रुपए के साथ ये इस अथॉरिटी का क़याम जो है वो वजूद में आया है और करोड़ों रुपया इसका माहाना बजट है। वो कैमरे नाकारा क्यों थे? उसका जिम्मेदार कौन है? इसके दाखिली और खारजी रास्तों पर इस मार्केट में पुलिस एहलकार क्यों नहीं थे? वो तलाशी क्यों नहीं ले रहे थे? सर्चिंग क्यों नहीं कर रहे थे? इस चीज़ का जवाब कोई नहीं देगा। सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक डंग टपाऊ लाहौरी ज़ुबान में जो कहते हैं वो अमल जारी है। ज़्यादा से ज़्यादा एक कमेटी बन जाएगी, कमेटी के बाद एक DIG ऑपरेशन लेवल के ऑफिसर को फारिग कर दिया जाएगा, एक आध मुतलका SP को फारिग कर दिया जाएगा, और मरी की रिपोर्ट की तरह यहाँ भी एक रिपोर्ट मुरद्दब करके एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड की सूरत में वो जो रिपोर्ट है वो वज़ीर आला को पेश करके फोटो सेशन किया जाएगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, और जब रिपोर्ट मुरतब हो जाएगी, तहकीकात कंपाइल हो जाएंगी, तो फिर एक तस्वीर भी खिंचवाई जाएगी। तो बहुत शुक्रिया नईम साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। लाहौर में सिर्फ ये धमाके ही नहीं हो रहे, लाहौर में कत्लो गारत और भत्ताखोरी में भी मुलविस माफिया ने इंसानी जान की कीमत साइकिल और चंद हजार रुपए लगा दी है। मामूली उजरत के लिए जान लेने वाले ये कौन है और इन्हें ऑपरेट कौन कर रहा है, ये जहांगीर खान की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं, फिर वापस आकर इस पर डिस्कशन करेंगे। हाई प्रोफाइल शख्सियात पे टारगेटेड हमले, भत्ता देने से इनकार पे फायरिंग, हत्या के कत्ल की वारदातें।
मैं काफ़ी दिन जाता रहा हूँ, 15-20 दिन, पर नहीं था टकराव होता। तो फिर एक दिन मैं बाइक पर गया, पहले सामने से मारी, फिर गेट खोल कर गाड़ी का, तो फिर मैंने कानपट्टी पे मारी। इंसानी जान की कीमत चंद हजार रुपए वसूल करने वालों को जराइम की दुनिया में उजरती कातिल या शूटर कहा जाता है, जिनमें अब एक बड़ी तादाद उन नौजवानों की है जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। पहले उनको एडवांटेज ये था कि ये अनोनिमस थे और वाइट कॉलर। अब जब इनकी शनाख्त, इनकी नेमिंग शेमिंग होगी, लोगों को पता चल जाएगा, तो तब दे विल रियलाइज कि अब उनकी वो हेजेमनी नहीं है। गुज़िश्ता साल के दौरान घरों पे नामालूम अफराद की फायरिंग के कई मुकदमात और कत्ल की 30% वारदातें जराइम की दुनिया में कदम रखने वाले नए शूटर्स ने की। हाल ही में लीगी एमपीए बिलाल यासीन पे कातिलाना हमला, असिस्टेंट एडवोकेट खातून के कत्ल की वारदात और सब्जाजार में नौजवान फैसल का कत्ल, ये तीनों जराइम शूटर्स ने इंतहाई मामूली रकम के इवज किए। एक टीम इनकी रैकी करे, अगले दिन दूसरी टीम जाके जो ना घरों के ऊपर फायर करे, उस पर 20-25,000 उसको जाना एक वो इंसेंटिव उसको मिल जाए। मर्डर करने पे उनको हुंडा 125 अप्लाइड फॉर जो है ना फ्री में दे देना। दरीना दुश्मनियां रखने वाले ग्रुप्स और भत्ताखोरी में मुलव्विस गैंग्स अब खुद किसी को निशाना बनाने या मंजर पे आने की बजाय इन शूटर्स को ऑपरेट करने लगे हैं। शाहदरा, शादबाग और सिटी डिवीजन के अक्सर इलाके शूटर्स की आमाजगाह हैं और ज्यादातर गैंग्स की कड़ियां बैरून मुल्क से जा मिलती हैं। केस फाइल बनने के बाद इंकशाफ आ जाएगा जिसके अंदर जितने भी अब्रॉड में उनके मेंबर्स हैं, फिर हम उनके इंटरपोल के जरिए रेड वारंट लेके फिर उनको वहां से लेके आएंगे। पुलिस ने हाल ही में शूटर्स के 2 गैंग गिरफ्तार करने का दावा किया है, लेकिन इनके कारिंदों की हतमी तादाद कितनी है पुलिस अभी तक तायुन नहीं कर सकी। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। तो फैसल, हमने देखा कि लाहौर में जो बदअमनी के वाक़यात हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, और जिस तरीके से ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, घरों पे फायरिंग के सिलसिले में जो कितने मुकदमात जो हैं वो दर्ज हो रहे हैं, तो इस हवाले से मेरे ख्याल में क्रैकडाउन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। बरतानवी सॉलिसिटर चार्ल्स गथरी ने इंकशाफ किया है कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने बयानी हल्फी पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए। अब तफसीलात के मुताबिक साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी से मुतालिक की ऑडियो सामने आई है और सहाफ़ी इरफान हाशमी बरतानवी सॉलिसिटर चार्ल्स गथरी की ऑडियो सामने लेकर आए हैं। इस ऑडियो में चार्ल्स गथरी राना शमीम के बयान हल्फी से मुतालिक बता रहे हैं। बिल्कुल, और चार्ल्स गथरी ने इंकशाफ किया है कि राना शमीम ने बयान हल्फी पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए। चार्ल्स गथरी का ये भी कहना था कि दस्तावेजात का पूरी तरह से वो मुताला नहीं कर सका। इल्म था नवाज शरीफ से मुतालिक इसमें कोई बड़ी बात है। दस्तावेजात को सरसरी देखने के बाद इनकी तस्दीक कर दी, और इस सब पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी इरफान हाशमी साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, बरतानवी सॉलिसिटर चार्ल्स गथरी की ऑडियो आप सामने ले आए हैं, क्या इस ऑडियो की आपने फोरेंसिक कराई है? जी, आपको एक बात बताऊं कि बरतानिया के अंदर आप जब भी कोई चीज पब्लिक करते हैं, पब्लिश करते हैं, या कोई चीज आपके पास आती है बतौर सहाफ़ी, ये आपकी अव्वलीन जिम्मेदारी होती है कि आप पहले अपनी तमाम इन्वेस्टिगेशन पूरी करें। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आपको किसी ने कोई चीज दी या आपके पास पहुंचती है, आपका सोर्स आपके पास कोई चीज लेकर आए, एविडेंस लेकर आए और आप उसको उठाकर छाप दें, क्योंकि ये आपकी सहाफ़ती जिम्मेदारी भी है और आपको इसको पूरा करना है कि चेक किया जाए कि जो भी एविडेंस है इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, इसको कैसे आप परख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये तमाम सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं अगर इसकी इंक्वायरी हो। तो इसलिए इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने इसका फोरेंसिक करवाया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने लफ्ज़ सुना होगा फोरेंसिक एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, लेकिन जिस फर्म को मैंने इस हवाले से एंगेज किया उन्होंने देवर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स, और इसका थोड़ा सा फर्क ये है कि कल को अगर इस कंपनी को अदालत में बुलाया जाता है तो हमारे पास इसकी फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की, इन्वेस्टिगेटर्स की विटनेस स्टेटमेंट्स भी मौजूद हैं जो अदालत के अंदर पेश भी की जा सकती हैं। इस फोरेंसिक के अंदर 2 चीजें बहुत ही अहम थी। पहली बात तो हमें ये चेक करनी थी कि क्या इसको कहीं पर टेम्पर्ड तो नहीं किया गया, कहीं पर कोई चीज ऐसी तो इस्तेमाल नहीं की गई जदीद टेक्नोलॉजी जिससे इस आवाज को बनाया गया हो मसनूई तरीके से, और वो उसी सूरत में चेक हो सकता था जब इसका फोरेंसिक करवाया जाता।
दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेटा डेटा, जब भी आप किसी ऑडियो को उसको छेड़ते हैं, उसके साथ कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई टेम्परिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, तो मेटा डेटा मुकम्मल तौर पर जो है वो हिल जाता है। उसके अंदर कहीं ना कोई डेवलपमेंट जो है, तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक मेटा डेटा मुकम्मल तौर पर इंटैक्ट था, इसे नहीं छेड़ा गया, टेम्परिंग नहीं हुई और कहीं पर भी कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले जो ये जिस बात का फैसला कर सके कि जनाब इस ऑडियो को जो है एडिट किया गया है। दूसरी जो चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो हमने की भी, वो ये था कि हम ऑडियो की सैंपलिंग करवा सके, एनालिसिस करवा सके वॉइस का, कि जिस शख्स की इसमें ऑडियो है क्या ये उसी की है, किसी मसनूई तरीके से इसको जनरेट तो नहीं किया गया, क्योंकि आपको पता है कि अब बहुत सारी आवाज किसी भी शख्स की मसनूई तरीके से बनाई जा सकती है। मसला यहाँ पे ये था कि चार्ल्स गदरी साहब की किसी भी लेवल के ऊपर कहीं पर भी पब्लिक अपीयरेंस कोई नहीं है। कोई पब्लिक रिकॉर्ड के अंदर, जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक बंदा आता है, मीडिया टॉक करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है, तो आपके पास आर्काइव्स में बहुत सारा ऐसा मटेरियल होगा जिसको आप चेक कर सकें। और जब इसको चेक किया गया तो एक इंटरव्यू इनका रिकॉर्ड पर यूट्यूब के ऊपर मौजूद है जो एक टेलीविजन चैनल ने किया। वहां से इसकी ऑडियो को लिया गया क्योंकि वो वाकई चार्ल्स गद्दी की ऑडियो है, और हमने जब उसके जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स थे उन्होंने इसको मैच किया तो वेव फॉर्म एक जैसी पाई गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि हर इंसान की जो हाथों की लकीरें हैं, जो थंब इम्प्रेशंस हैं, वो मुख्तलिफ होते हैं, यूनिक हैं, जो दूसरे शख्स से उससे मुनफरिद बनाती हैं। इसी तरह आवाज की जो इसके अंदर जो सिग्नेचर है, यानी जो यूनिकनेस है हर शख्स की, वो मुख्तलिफ है। और इस चीज का भी खास ख्याल रखा गया कि इसको चेक किया जाए। तो दोनों जो वेव फॉर्म थे, जब उनको कंपेयर किया गया और कंपैरेटिव एनालिसिस किया गया तो पता चला कि ये चार्ल्स गदरी ही की आवाज है। इरफान, दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए गए, लेकिन क्या उस वक्त नवाज शरीफ भी कमरे में मौजूद थे? ये एक बड़ा अहम सवाल है। देखिए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और इससे पहले भी ये सवाल 26 दिसंबर को जब हमने खबर ब्रेक की गई थी, उसमें भी कहा गया कि नवाज शरीफ साहब वहां पे मौजूद थे, नहीं मौजूद थे, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। देखिए, एविडेंस बड़े वाजे हैं। एक बिल्डिंग है जो नवाज शरीफ की है, चार्ल्स गदरी साहब ये कहते हैं, और उन्हें बुलाया जाता है और उनकी मुतादिद बार नवाज शरीफ से मुलाकातें भी होती रही। और एक बिल्डिंग में जब नवाज शरीफ साहब आते हैं और वहां पर मुलाकातें भी करते हैं चार्ल्स गदरी से, ऑब्वियसली ये मुमकिन नहीं है कि वो चार्ल्स गदरी से इससे पहले ना मिले हों। तो अब ये कहना एग्जैक्ट मिनोवन के जनाब उस वक्त जब ये सिग्नेचर्स हो रहे थे और वहां पे मौजूद था या नहीं था, मेरा ख्याल है कि चार्ल्स गदरी की स्टेटमेंट के बाद अब पीछे कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि अगर हम ये कहें कि उस वक्त कौन मौजूद था या कौन नहीं मौजूद था, क्योंकि चार्ल्स गदरी ने अपनी स्टेटमेंट में जो इस एविडेंस के अंदर मौजूद है कहा कि इर्द गिर्द के लोगों के जो तासुरात थे उससे ये महसूस हुआ कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जिसका फायदा नवाज शरीफ साहब को होगा। तो इसका मतलब कि ही वाज अवेयर कि नवाज शरीफ कौन है और जज साहब जो सिग्नेचर कर रहे थे, जिनका एफिडेविट था, उनकी क्या हैसियत है और जो पेपर जिनके सामने था इसकी क्या अहमियत है। तो मेरा ख्याल है कि ये इसके बाद अब कोई जवाब रह नहीं जाता कि बिल्डिंग जिस शख्स की है और वो वहां पर किसकी इजाजत से गए। ये तो मुमकिन नहीं है ना कि मेरी बिल्डिंग के अंदर या किसी भी शख्स एक जो मलकियत में जो बिल्डिंग हो या वो किराएदार हो तो उसकी मर्जी के बगैर कोई शख्स वहां पर आ जाए। ये चार्ल्स गदरी की स्टेटमेंट मेरा ख्याल है कि उसने सब कुछ कह दिया, इसके बाद कुछ रहता नहीं है बीच में कि हम पर्टिकुलरली ये सवाल उसको दोहराएं या उसके हवाले से कहें कि जनाब उस वक्त वहां पे मौजूद नहीं थे, जब साइन किए जा रहे थे तो उठकर चले गए। तो मेरा ख्याल है कि ये तो सिर्फ अब एजम्पशंस रह जाएंगी। हमें रिलाई करना होगा उस एविडेंस के ऊपर जो चार्ल्स गदरी ने नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहे, उस एविडेंस के हवाले से कहे, उस बयान हल्फी के हवाले से कहे और यकीनन राना शमीम साहब के हवाले से कहे। अच्छा इरफान हाशमी साहब, आपके मुताबिक सबूत का ये पहला हिस्सा है, मजीद शवाहिद की नौयत क्या है और कब तक जारी करेंगे? देखिए, ये तो अब पब्लिकली अवेलेबल है, एनीबॉडी कैन एक्सेस दैट। इसका तरीकाकार ये होता है कि जब भी आपने अदालत में कोई चीज सबमिट करनी हो तो उसको अटेस्ट करवाया जाता है और वहां पे भी आपको नोटरी पब्लिक की जरूरत पड़ती है। तो एविडेंस को नोटराइज करवा के, और एविडेंस अगर पेपर की शक्ल में होंगे तो अगर उन्हें स्टेटमेंट पेपर की शक्ल में हमारी चाहिए होंगी तो हम उन्हें नोटराइज करवा के यहाँ से भेज सकते हैं।
हाँ, अदालतों में जब भी एविडेंसेस उन्हें चाहिए होंगे वो बिल्कुल हम हाजिर हैं। हमने पहले भी कहा था कि अगर पेश होना पड़ा, और उस वक्त आपको याद होगा मैंने एविडेंसेस रिलीज नहीं किए थे, और अभी मैं कह रहा हूँ कि अगर अदालत कहती है कि जनाब आप आएँ और ये एविडेंस अदालत के सामने पेश किया जाए और इसकी नोई, तो हम डेफिनेटली इसके साथ कंप्लायंस करेंगे। और दूसरी बात ये है कि एविडेंस, ये पहला एविडेंस है जिसे रिलीज किया गया है। मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे तमाम लोग जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, इस स्टोरी से जुड़े हुए हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए कि क्योंकि पाकिस्तान की जुडिशरी के हवाले से कुछ सवाल किए गए। मेरा इसमें इंटरेस्ट ये था कि हमारी वो अदालतें जहां पर इंसाफ लोगों को मिलता है, उनके ऊपर अगर कोई बात हो रही है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा सके। ये पहले सीरीज है एविडेंस की। इससे मुतल्लिक डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस मजीद भी मौजूद हैं उनको भी रिलीज किया जाएगा वक्त आने पर। और ये सिर्फ ऑडियोज नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अब सीरीज ऑफ एविडेंस प्लस सीरीज ऑफ स्टोरीज भी मौजूद हैं जो हम इसके बाद जो है उनको भी ब्रेक करेंगे लंदन से, कि आगे जो मजीद क्या होता रहा और किस तरह नोटरी पब्लिक का किरदार क्या रहा। और मैं आपको ये बात बताऊं कि आफ्टर दिस नोटरी पब्लिक के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बरतानिया के अंदर। कोई शख्स अगर अपने ओहदे से या अपने जिस हवाले से भी वो काम करता है उसके खिलाफ कोई जाता है तो उसके लिए ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो चार्ल्स गदरी साहब इज इन ट्रबल वाटर्स राइट नाउ। अच्छा इरफान, गदरी इससे पहले अपने बयानात जो है वो बदलते रहे हैं, क्या आप ये बता सकते हैं कि ये गुफ्तगू रिकॉर्ड कब की गई? देखें, ये पब्लिकली जो इंटरव्यू अवेलेबल है, इससे पहले ये एविडेंस को सिक्योर किया गया था। और यकीनन ये 10 नवंबर जिस दिन गालबन ये राना शमीम साहब बरतानिया आते हैं उसके बाद का ये एविडेंस है, उससे पहले का नहीं है। ठीक है, इवेंट के बाद ये एविडेंस जो है इसे सिक्योर किया गया, जो हमने इस वक्त पब्लिक किया है। और इस इंटरव्यू यानी जो उन्होंने पब्लिकली इंटरव्यू दिया था उससे पहले इसको जो है सिक्योर किया गया था। और एग्जैक्ट टाइम एंड डेट, यहाँ पर मसला ये है कि वो लोग जो इसके साथ कनेक्टेड हैं उनकी सेफ्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मेरी मुतादिद बार उनसे बात भी हो चुकी है और मैं उनको शायद इस हद तक कायल कर सका कि हम इसको रिलीज करेंगे और खबर हम देंगे, लेकिन इस हद तक उन्हें मैं नाकाम रहा कन्विंस करने में कि वो पब्लिकली आकर बताएं। लेकिन ये बात मैं आपको जरूर बता दूं कि किसी भी लेवल के ऊपर अगर अदालत के सामने पेश होना पड़ा तो विटनेस स्टेटमेंट उनका भी जारी हो सकता है। इसके ऊपर प्रिंसिपली एग्री किया गया है और जो सोर्स हैं उसको तो हम रिवील नहीं करेंगे, लेकिन अदालत के सामने इस चीज को रखा जरूर जा सकता है। बहुत शुक्रिया इरफान आपका, नया दिन के लिए वक्त निकाला। और ये मामला अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे तूल पकड़ता जा रहा है। ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त बताएगा। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। बिल्कुल, तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। बैक। और अब साथी एंकर फैसल करीम आपको ले जा रहे हैं थर के दरवाजे यानी 9 कोट किला की सैर पर। जब भी सयाहत की बात होती है जहन में पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात आते हैं। पूरी दुनिया वहां आती है घूमने फिरने, सैर सपाटे करने, लेकिन आज हम आपको लेके आए हैं सिंध धरती में थर की सरजमीन पे। तो क्यों ना यहाँ की सयाहत को भी फरोग दी जाए, क्योंकि यहाँ पे किले हैं, यहाँ की मजहबी हम आहंगी देखने लायक है और यहाँ के पुराने मंदिर अपनी कहानी खुद बताते हैं। और जो कुछ नहीं बता पाते तो यहाँ शहद जैसे मीठे लोग आपका स्वागत करते हैं, खुशामदीद कहते हैं और कहते हैं आओ थर जी सरजमीन में भली कार चाहूँ था। सहराए थर का पासबान 9 कोट किला 1814 में मीर करम अली खान ने इसे तामीर करवाया। तब से लेके आज तक ये सिंध क्या, पाकिस्तान क्या, एशिया के बहुत ही कदीम और बहुत ही हसीन किलों में शुमार किया जाता है। पिछले कुछ सालों से इसकी तज़ीन व आराइश का काम भी किया गया है और अब ये महकमा सयाहत की काविशों की वजह से यहाँ पे सयाह काफ़ी बड़ी तादाद में आ रहे हैं।
अगर इसे गेटवे ऑफ थर्ड डेजर्ट कहा जाए तो बेजाना होगा। तो आज आपकी सैर कराएंगे इस अजीमुशान और आलिशान 9 कोट किले की। इस किले के 11 वॉच टावर्स हैं जहां से पहरेदार बैठ के दूर दुश्मनों पे नजर रखा करते थे। इसके अलावा यहाँ पे बैरक्स हैं और जिंदान खाना है, असलहा और बारूद डंप करने का जो है वो डिपो है, और इसके अलावा क्या कुछ है सब कुछ यहीं बता दें क्या? आइए अंदर चलते हैं। और ये हम आ गए अंदर। एक आदमी की तो ये गेट खोलने के बस की बात नहीं है। तो खैर अब हम किले के अंदर मौजूद हैं। 9 कोट किला, नवा कोट किला, ये थरपारकर का अगर गेटवे कहा जाए इसको तो बेजाना होगा। और जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पे ये आर्मी बैरक्स ये होते थे और यही इसका एंट्री गेट होता था। यहाँ पे तमाम तर फौजी जो हैं उनकी रिहाइशगाह होती थी। इस रिहाइशगाह की ख़ास बात यह है कि इसमें लकड़ी का कोई काम या और किसी मटेरियल का काम नहीं हुआ, बल्कि ये सारा ब्रिक्स और मिट्टी का काम है। ये जो दीवारें आप देख रहे हैं ऊपर का मसाला अलग है और नीचे जो है वो चूना और मिट्टी से ये चीज़ें बनाई गई हैं। सोचने की बात है कि आजकल की हमारी तामीरात उसमें कितने नुक्स निकल आते हैं, लेकिन 200 साल पुराने ये किले आज भी वैसे के वैसे अपनी पूरी आबोताब के साथ खड़े हैं। 3 दहाइयों तक तालपुरों की शानो शौकत देखने वाले इस किले को फिर अंग्रेजों ने अपने हाथ में लिया, लेकिन फिर हुआ ये कि ज़माने की सितम ज़रीफ़ी की धूल यहाँ इतनी पड़ गई कि पिछले चंद सालों में यहाँ लोग आ भी नहीं सकते थे। यहाँ के सदर दरवाजे गिर गए, यहाँ की ईंटें उखड़ने लगीं। अब हुकूमत सिंध और महकमे सयाहत ने इसका बीड़ा उठाया है। अब हम किले के जिस हिस्से में मौजूद हैं वो शाही ख़ानदान के ज़ेर इस्तेमाल रहता था। ये पीछे तालपुरों की रिहाइशगाह थी, इनके साथ साथ जो इनके नौकर चाकर थे उनके बैरक्स भी यहाँ पे मौजूद थे। कितनी अच्छी बात है कि अब इसकी रेस्टोरेशन के लिए भरपूर यहाँ पे काम भी किया जा रहा है। आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से जो शाही रेजिडेंस थी यहाँ की वो किस तरह की होती है। आइए तालपुरों की ये रिहाइशगाह, इसकी तज़ीन और आराइश का काम बाद में किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब इस किले को कैप्चर किया तो जनरल चार्ल्स जेम्स नेपियर ने इसकी कमान यहाँ पे संभाली। लेकिन अंग्रेजों के चले जाने के बाद और पाकिस्तान बनने के कई अरसे बाद तक, यानी कि 1985 तक इसकी देख रेख करने वाला कोई भी नहीं था। नतीजा ये हुआ कि किला कई जगह से टूट फूट का शिकार हुआ और कई जगह से तो बिल्कुल ही गायब हो चुका है। हर साल कई अफराद यहाँ सयाहत की गर्ज से आते हैं और उन्हें आना भी चाहिए, क्योंकि ये जो आलीशान किला है देखने से ताल्लुक़ रखता है। अब हम आपको दिखाते हैं ये तोपें, और इन तोपों के साथ हम क्या कर रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये चंदर भाई आए थे और इन्होंने लिख के बताना ज़रूरी समझा कि मैं यहाँ आया था। चंदर भाई आए थे तो उनके साथ प्रेम भाई भी आए हैं, और प्रेम भाई ने जो है वो किले से अपनी मोहब्बत का इज़हार अपना नाम लिख के किया। अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि और यहाँ पे कौन कौन आए थे। यहाँ पे आए थे ज्ञान भाई भी, और उन्हें शायद ये ज्ञान ही नहीं है कि इन टूरिस्ट साइट्स के साथ क्या क्या करना चाहिए। इसके साथ साथ सूर्या भाई भी आए थे और अनिल भाई भी आए थे, और ये सब लेकर आए थे साथ में उमर भाई को भी। और उमर भाई को शायद घर में प्यार से डेड मैन बुलाते तो इन्होंने वो भी नाम लिख के वो चले गए हैं, और आगे तो जो लिखा है मैं आपको बता भी नहीं सकता। खैर, तो गुजारिश आपसे ये है कि आप आएँ, एंजॉय करें, दुनिया को पाकिस्तान का, सिंध का, थर का ये चेहरा भी दिखाएं।
कि जो बहुत ही मुस्बत है, लेकिन यहाँ आने के बाद ये हरकतें ना करें कि जिनसे हमें ये अंदाज़ा हो कि ना ही आपको सयाहत का ज्ञान है और ना ही आपको सिंध धरती और थर से प्रेम है। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि इस किले में ये कुछ बैरक्स हैं। अब ये बैरक्स क्या है, कुछ तो यहाँ पे जो है वो बैरक्स असलहे खाने के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं, यानी कि डिपो के तौर पे। तो इसके साथ साथ जिंदान भी है, यानी कि जेल भी है, और जहाँ जिंदान होगी वहाँ पे फांसी घाट भी होगा। इस किले की तारीख बड़ी अहमियत की हामिल है, और उससे भी ज़्यादा अहम है ये जान लेना कि आज से कुछ बरस पहले ये बिल्कुल मुनहदिम होने के दर पे आ गया था, लेकिन उसके बाद टूरिज़म डिपार्टमेंट ने काविशें की, कोशिशें की। यहाँ के रखवालों ने ये भी बताया है कि हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि यहाँ जहाँ हम अब चहलकदमी कर रहे हैं आराम से, यहाँ मट्टी के ढेर आ चुके थे और कोई अंदर आ भी नहीं सकता था, दरवाजे भी गिर गए थे। लेकिन अब इतनी ज़्यादा यहाँ पे बहाली का काम किया गया और अभी भी बहाली का काम जारी है। पुट ताजो नालो छा? भरत। ताजो नालो छा? रवीश। आप पुट ताजो नालो छा? अच्छा, ताजो नालो राजा। इनका नाम राजा है और इनके पीछे बादशाह का किला, ये राजा। लेकिन ये राजा ना पोशाक अच्छी है ना पैर में जूते हैं। सरहद पार बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स की शादियां इन बड़े बड़े किलों में होती हैं, और ऐसे किलों को होटल्स में तब्दील कर दिया गया है। अब आप ये किला देखें, ये इलाका देखें और आसपास की गुर्बत देखें। क्या वक्त नहीं आ गया है कि अब हम इन किलों के फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे भी नज़र डालें, ताकि ना सिर्फ यहाँ की तरक्की हो बल्कि आसपास रहने वालों का भी कुछ भला हो जाए। ये किले का हिस्सा नहीं, ना ही यहाँ कोई कदीम खजाना दफन है कि आप सोच रहे हैं कि यहाँ ताला लगा है। ये वॉशरूम है। 2018 में ये वॉशरूम्स यहाँ बनाए गए थे, और किस लिए बनाए गए थे? सयाह जब आएंगे तो इनको यूज़ करेंगे। लेकिन जहाँ इतनी तारीफ़ हो रही है रेस्टोरेशन की, वहीं इस चीज़ पे भी नज़र डालें तो वॉशरूम बनाए हैं, ताले क्यों हैं? कोई यहाँ से क्या ले जाएगा? ये अजीमुशान किला जो 3 दहाइयों तक टालपुरों की मीरास रहा, फिर अंग्रेज़ के कब्ज़े में गया और अब सिंध हुकूमत की प्रोटेक्टिव तहवील में है, इस बात का तकाजा करता है कि ना सिर्फ यहाँ पे हुकूमती तवज्जो मज़ीद हो ताकि यहाँ से रेवेन्यू कमाया जा सके, बल्कि ये आपसे और मुझसे मुतालबा भी करता है। इसके दरोबाम ये चीख चीख के कहते हैं कि जो लोग, जो सयाह यहाँ पर आए सयाहत की गर्ज से, घूमने फिरने की गर्ज से, वो दुनिया को पाकिस्तान का मस्बत चेहरा दिखाएं, वो दुनिया को पाकिस्तान का, सिंध का और थर का पॉजिटिव इमेज दिखाएं, और जब वो यहाँ से जाएं तो अच्छी यादें लेकर जाएं और इन दीवारों को अपने नाम और दीगर नुकूश वापस ना देकर जाएं। तो आपने देखा कि हमारी जो धरती है वहाँ पे कैसे कैसे नगीने हैं। ज़रूरत है इस बात की कि उस नगीनों को चमकाया जाए, और जब चमका दिया जाए तो लोग जब घूमने फिरने वहाँ जाएं तो उनकी चमक को मान ना करें। बिल्कुल, और इतना ही खूबसूरत है हमारा पाकिस्तान। तो जनाब, पाकिस्तान की खूबसूरती की बातें तो होती रहेंगी। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपसे मज़ीद चीज़ें भी हम शेयर करेंगे। तो हमारे साथ रहिए। तो कोरोना की 5वीं लहर है। इसके दौरान कराची में केसेस की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मस्बत केसेस की शरह अब 45.43% रिपोर्ट हुई है। 17 मरीज भी इंतकाल कर गए हैं। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर से। जी मुदस्सिर, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है, क्या आदाद शुमार है?
बिल्कुल सबा, कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 45.43% रिपोर्ट हुई है और सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटों में 3700 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 3200 से ज़ायद केसेस का ताल्लुक कराची से है। कोरोना की 5वीं लहर की सबसे ज़्यादा जो है अम्बात आज रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें 17 अम्बात हैं सिंध भर में और 306 मरीज जो है उनकी हालत तशवीशनाक है, जबकि 21 मरीज जो है अभी वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा मुदस्सिर ये बताएगा कि अभी कराची का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा मुतासिर है? सबा, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होने वाले डिस्ट्रिक्ट हैं वो सबसे सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट हैं। ये सबसे ज़्यादा ग्राफ जो नंबर 1 जा रहा है वो सेंट्रल का है, सबसे ज़्यादा केसेस सेंट्रल में आ रहे हैं। और अभी इन्फेक्शियस हॉस्पिटल में भी जो है पेशेंट्स की तादाद बढ़ना शुरू हो गई है। कुछ रोज़ पहले हमने रिपोर्ट किया था कि 24 पेशेंट वहाँ पर रिपोर्ट हुए थे, अब इससे ज़्यादा रिपोर्ट हो चुके हैं पेशेंट, और ये भी अलार्मिंग सिचुएशन है। SOPs पर बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो माहिरीन यही कहते हैं कि अभी जो कंडीशन है कोविड की, इससे कोई भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि सब मुतासिर हो रहे हैं इससे। तो लिहाजा अगर बचना है तो सिर्फ मास्क। मुदस्सिर, इससे पहले भी जब भी बात हुई, वज़ीर सेहत ने भी ये कहा कि अभी हॉस्पिटल्स पे इतना प्रेशर नहीं आया। क्या अब प्रेशर आना शुरू हो गया है और क्या अब इंतज़ामिया सोच रही है कि जिस तरीके से पहले एक बड़ा सेंटर बनाया गया था उस तरफ तो खुदा न खास्ता नहीं जा रहे हम? जी, कुछ डिसीजन लिए गए हैं फैसल, जैसे शादी हॉल जो हैं उनके औकात, और स्कूल जो 12 साल के बच्चे जो हैं उनका हाजिरी के जैसे 50% कर दी गई है। तो छोटे फैसले तो किए जा रहे हैं, लेकिन बड़े फैसले अभी तक नहीं देखे गए। लेकिन जैसे हालात बनते जा रहे हैं, इसके बाद शायद गवर्नमेंट को जो है कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़े, क्योंकि इस वक्त पीक पे चल रहा है कोविड। और आप भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं कि कोई भी आदमी कोविड से नहीं बच पा रहा। तो इसमें सिम्टम्स तो बहुत माइनर हैं, और लेकिन इसके शायद असरात बाद में ज़रा थोड़े से ख़तरनाक देखने में आए। तो कंडीशन जो है अभी ये है कि तमाम जो है कराची के अफराद जितने भी हैं वो इसकी लपेट में आ रहे हैं। तो अगर इससे बचना है तो सिर्फ SOPs का ख्याल रखना पड़ेगा, मास्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ठीक है, इससे बचना है तो डेफिनेटली SOPs का ख्याल रखना पड़ेगा। और जो सूरत हाल है, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके बायस यही कहा जा रहा है कि कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन जो है वो सामने आ सकता है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया मुदस्सिर। इस्लामाबाद कचहरी में कोरोना केसेस में गैर मामूली इजाफा होने लगा। वफाकी दारुल हुकूमत की जिला कचहरी में 15 जजेस में कोरोना की तस्दीक हुई है। सुहेल रशीद आगा कीजिए। देखें, इस्लामाबाद की जो जिला कचहरी है उसमें भी कोरोना में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है और 15 जजेस जो हैं वो कचहरी के इस वक्त कोरोना का शिकार हो चुके हैं, जबकि मुख्तलिफ अदालतों के 58 एहलकार भी जो है कोरोना मुस्बत उनमें सामने आया है, जिसके बाद आज जो है ना वो 17 जजेस की अदालतें बंद कर दी गई हैं और तमाम अदालतों में डिसइंफेक्शन स्प्रे कराने का फैसला किया गया है। जो कचहरी की वेस्ट कोर्ट से उसमें 10 जजेस और 29 एहलकार जो है मुतासर हुए हैं, जबकि ईस्ट कोर्ट में 5 जजेस और 29 एहलकार वहाँ पर भी मुतासर हुए हैं, जिसके बाद आज ये सारी अदालतें बंद रखी जाएंगी। हाई प्रोफाइल केसेस भी कुछ वहाँ पर चल रहे हैं, उस्मान मिर्जा, नूर मुकद्दम जैसे केसेस, ख्वाजा आसिफ, इमरान खान अरजाना केसेस भी वहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन आज के दिन वहाँ पर डिसइंफेक्शन स्प्रे पहले कराने का फैसला किया गया। इससे पहले गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी मुख्तलिफ केसेस सामने आ चुके हैं। सुहेल, बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप बता रहे हैं, इस्लामाबाद, कराची, हर जगह शरह जो है वो बढ़ती जा रही है और जहाँ एक जानिब शरह बढ़ रही है तो वहीं पे अब दवाओं में कमी हमें देखने में आ रही है। कराची की एक बार फिर अगर बात करें तो कोरोना की शरह यहाँ रिकॉर्ड तोड़ रही है। ऐसे मुश्किल वक्त में सर दर्द, बुखार पर काबू पाने वाली अद्वियात नायाब हो गई। इस पर रिपोर्ट देखते हैं। मुझे जो है वो ना पैनाडोल मिल रही है, कोई ना सर दर्द की दवा मिल रही है, तो इस वजह से बस अब परेशान होकर वापसी जा रहा हूँ और क्या कर सकता हूँ। ज़्यादा तो पैनाडोल ही लिखते हैं डॉक्टर, तो पैनाडोल अवेलेबल होनी चाहिए। आजकल 40 रुपये का पत्ता रिटेल में बिक रहा है, जो 10 रुपये का पत्ता होना चाहिए। मेडिकल स्टोर से जिस्म दर्द, सर दर्द और हल्के बुखार की अद्वियात गायब हैं। इस बात में कितनी सदाकत है, आइए जायजा लेते हैं। पैनाडोल नहीं है, और किस सर दर्द की पैनाडोल क्यों नहीं आ रही? पैनाडोल शॉर्ट नहीं है, आई नहीं रही, शॉर्ट है। तो कहाँ से मिलेगी अगर मिलेगी? अच्छा, उसके अलावा ब्रूफन होती है, ब्रूफन भी नहीं आ रही। पैनाडोल, डिस्प्रीन है, पैनाडोल क्यों नहीं मिल रही भाई? शॉर्ट है, नहीं आ रही है। कब से नहीं आ रही है? और कोई सर दर्द की? अब आगे देखो मेडिकल थोड़ा मिल जाएगा, वो ख़त्म हो गई है।
अजीब है यार। तो और कोई पैरासीटामोल? कोई भी नहीं आ रहा। हमने लियारी, सदर, सिविल और दीगर इलाकों के मेडिकल स्टोर से पैरासीटामोल, आइबोप्रूफन और एस्प्रीन के फार्मूला वाली अद्वियात मांगी। पता चला कि ज्यादातर मेडिकल स्टोर्स पर ये अद्वियात मौजूद ही नहीं है और जहां ये दस्तयाब हैं वहां इनकी मुंह मांगी कीमत वसूल की जा रही है। पैनाडोल की दे दें एक। हाँ, कितने की? कितने पैसे? 25। महंगा हो गया भाई? सर 40 रुपए का मिल रहा है आगे, ये हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है तो हम दे। ये महंगी क्यों हो गई? 25 सर, वो आ रही है 25 का पत्ता है, वो आ रही है पैनाडोल एक्सटेंड आ रही है। अच्छा, ये डिसकंटिन्यू करती मार्केट में 500 रुपए का बॉक्स आ रहा है। अच्छा, इसलिए ब्लैक है। 25 का पड़ेगी स्ट्रिप आपको। ये अद्वियात क्यों नायाब हैं? होलसेल कराची फार्मा के नायब सदर आमिर मलिक ने इसकी वजह कोरोना की नई लहर को करार दिया है। जैसे ये अपना पैनाडोल है, ये अपना 340 रुपए की इसकी MRP है और ये 550 रुपए का यहाँ पे सेल हो रहा है। ज़ाहिर है जब कंपनी माल नहीं देंगी तो माल शॉर्ट ही होगा। इस वजह से इसका फ़ायदा कंपनियां भी उठा रही हैं और दुकानदार भी उठा रहा है। कोरोना की नई लहर में अचानक इजाफे के बाद डॉक्टर्स भी मरीजों को पैरासीटामोल, आइबोप्रूफन और एस्प्रीन तजवीज़ कर रहे हैं, मगर इन अद्वियात की किल्लत ने बीमार शहरियों के मर्ज में मजीद इजाफा कर दिया है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। तो ऐसे में लोगों से इल्तमास है कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि एक तो कोरोना की लहर, दूसरी तरफ फ्लू का ये पूरा वेरिएंट चल रहा है, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें। आगे बढ़ते हैं। आज से दुबई एक्सपो में पाकिस्तान फिल्म वीक का आगाज़ हो रहा है। बिल्कुल। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि 21 से 26 फरवरी तक 11 पाकिस्तानी फिल्म्स पाकिस्तान इंक्लूजर में दिखाई जाएंगी। फवाद चौधरी ने कहा है कि ये साल पाकिस्तानी सिनेमा की बहाली का साल होगा और उन्होंने मजीद कहा कि इस साल कौमी टीवी की फिल्म डिवीज़न कायम की गई है जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में 10 फिल्म्स बनाएगी। तो इसी पे हम बात करेंगे। फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वजाहत रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं। वजाहत साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नए दिन को वक्त देने के लिए। दुबई एक्सपो में फिल्म वीक का आगाज़ हो रहा है। 11 हमारी फिल्म जो नुमाइश के लिए पेश की जाएंगी। ये हुकूमती कदम जो है पाकिस्तान में सिनेमा की बहाली के लिए कितना अहम है? दुबई फिल्म फेस्टिवल में जो पाकिस्तानी फिल्में एग्जिबिट की जा रही हैं, ये बड़ा अच्छा स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन। मैं हमेशा से कहता हूँ कि पाकिस्तानी फिल्में और मुल्कों में लगनी चाहिए, यूजुअली 6-7 मुल्कों में लगती हैं और इससे सिर्फ गवर्नमेंट का थोड़ा सा पुश चाहिए होता है। तो अभी जो फेस्टिवल हो रहा है उसमें सारे जितने फॉरेनर्स आए हुए हैं दुबई, वो जितने फॉरेनर्स आए हुए हैं दुबई, वो सब हमारी पाकिस्तानी फिल्में देखेंगे और रियलाइज़ करेंगे। इट विल आल्सो प्रमोट अ सॉफ्टवेयर इमेज ऑफ पाकिस्तान। और मेरा बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ इस बात को कि गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला लिया और ये स्टेप उठाया। अच्छा वजाहत रऊफ साहब, पीटीवी में फिल्म डिवीज़न कायम कर दिया गया है। हुकूमत के मुताबिक पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक से इस साल 10 फिल्म्स बनाई जाएंगी। इस इक़दाम को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट जो है वो न्यू फिल्म मेकर्स को सपोर्ट कर रही है। आई एम श्योर ये स्टेप नए लोगों के लिए ही है और थोड़ी फंडिंग से, थोड़े बहुत हेल्प और पुश से इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। अभी कोई 20-22 फिल्में बनती हैं साल की, इससे 10 और बन जाएंगी। तो यह है कि ऑडियंस के लिए भी हर हफ्ते कुछ जाने को मिलता है। अगर 100 फिल्में हो जाएं साल की हमारी, तो हम सही तरह खड़े हो पाएंगे। और आई थिंक और भी ऐसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होनी चाहिए जो कि न्यू फिल्म मेकर्स के लिए भी और एग्जिस्टिंग फिल्म मेकर्स के लिए भी हों, क्योंकि हमारा इशू इस वक्त है नंबर ऑफ़ फिल्म्स का। वो बहुत कम बनती हैं पाकिस्तान में। ज़्यादा बनेंगी तो ऑब्वियसली ऑडियंस ज़्यादा बढ़ेगी, सिनेमा ज़्यादा बनेंगे और इंडस्ट्री आगे पहुँचेगी। तो ये बड़ा सही स्टेप है और इसको प्रमोट और करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह मेरी नॉलेज में ये बात नहीं, या मेरे पास डिटेल्स नहीं है इस चीज़ की, हमारी एसोसिएशन में उनको आके बताना चाहिए है ये सारी चीज़ें। और हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में जितना इस बात को प्रमोट कर सकेंगे वो करेंगे, बिकॉज यही हमारी नीड ऑफ द आवर है। वजाहत साहब, आप वॉल्यूम ऑफ द मूवीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द क्वालिटी? क्या वजह है हमारी फिल्म जो हैं वो अब तक वो मकाम हासिल नहीं कर सकी हैं जो पाकिस्तान में ड्रामा इंडस्ट्री ने हासिल किया? जी, ड्रामे से इसलिए कंपेयर मैं नहीं करता फिल्म्स को कि टीवी फ्री होता है और हर घर में आता है। सिनेमा जाना पड़ता है, टिकट बहुत महंगे हैं, टिकट सस्ते होने चाहिए। और इसके अलावा ये कि नंबर ऑफ़ स्क्रीन्स ही इतनी कम है कि हर आम बंदे को, मासेस को एक्सेसिबल नहीं है। ये जब ही होगा जब मूवीज़ ज़्यादा बनेंगी और सिनेमा हॉल ज़्यादा बनेंगे।
इसकी वजह से लोग आएंगे और इंडस्ट्री को वो मुकाम मिलेगा। और एग्जिस्टिंग भी जितनी भी हमारी नंबर ऑफ़ स्क्रीन्स हैं उस हिसाब से भी कुछ फिल्मों ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, जो कि अगर बाहर बताएं तो वो मानेंगे नहीं कि पर स्क्रीन हमारी एवरेज ऐसी है। तो मेरा एग्रीमेंट तो नहीं है इस बात से कि वो मुकाम नहीं हासिल कर सकी हमारी फिल्में, मेरे ख्याल में तो कर पाई हैं, बट क्योंकि कम फिल्में 20 हैं तो उसमें से रेशो 3-4 के सक्सेसेस होते हैं। आई होप ज़्यादा हों, बट आई थिंक विल गेट देयर। थोड़ी सी सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए, थोड़े से हमारे जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह हम अभी भी जो हमारी सक्सेसफुल फिल्म्स हैं वो कंपेयर आप कर सकते हैं किसी भी बॉलीवुड फिल्म से एटलीस्ट। तो इसके लिए एक फ़िल्म पॉलिसी भी अनाउंस होने जा रही है जो इनकरेज करेगी न्यू और एग्जिस्टिंग फिल्म मेकर्स को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में बनाएं। हम सब साल की एक फ़िल्म बनाते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो अगर थोड़ी सी हमें कोई फंडिंग नहीं बल्कि थोड़ा सा कुछ टैक्स रिलीफ मिल जाए, और हमने पॉलिसी के अंदर काफ़ी सारी बातें बताई हुई हैं, उनमें से अगर कुछ पॉइंट्स अग्री हो जाएं तो आई थिंक वाकई जो आप बात कर रहे हैं कि वो मुकाम जो हमारे हमसाय मुल्क में है वो वहाँ तक तो हम पहुँच ही सकते हैं, और इंशाल्लाह हॉलीवुड तक भी एक दिन ज़रूर पहुँचेंगे। बहुत शुक्रिया वजाहत रऊफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, और यही कह रहे थे कि ये दुबई में जो स्क्रीनिंग होगी उससे पूरी दुनिया को हमारी एक तो फिल्म्स के रिव्यू का मौका मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम इस वक्त क्वालिटी काम तो कर रहे हैं, बट हमें कहाँ ज़रूरत है काम करने की क्वांटिटी पे, वॉल्यूम ऑफ द फिल्म्स पे। जैसे कि उन्होंने कहा कि 20 फिल्म्स हमारी सालाना बनती हैं, जो कि आप किसी भी दीगर मुल्क इस खित्ते की ईरानियन देख लें, बॉलीवुड देख लें, उसके हिसाब से बहुत कम ये वॉल्यूम है। तो किस तरह ये वॉल्यूम बढ़ाया जाएगा ये तो जब पॉलिसी आएगी तभी पता चलेगा। लेकिन इट्स वेरी हार्टनिंग टू सी कि दुबई में जो है पहले तो हमने जो हमारा ये पूरा इंक्लोजर है पाकिस्तान पवेलियन, इस पर टूरिज्म पे पाकिस्तान का बड़ा पॉजिटिव इमेज गया, पूरी दुनिया आ रही थी, विजिट कर रही थी, और अब मूवीज़ जब यहाँ पे लगेंगी तो इससे भी बहुत बिल्कुल अच्छा, और बड़ी अच्छी बात कर रहे थे वजाहत रऊफ़ साहब कि वहाँ पर जो फॉरेनर्स होंगे वो भी मौजूद होंगे, और जब वो पाकिस्तानी मूवीज़ देखेंगे तो डेफिनेटली उनको आइडिया होगा कि हमारा कल्चर क्या है, किस तरह की जो है वो हमारे यहाँ मूवीज़ बनती है, और इस तरह जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके लिए भी खासे दरवाजे जो हैं वो खुलेंगे, और ये बहुत अच्छी चीज़ होने जा रही है। और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि हमारी फिल्म्स भी राइज़ करें, हमारा कल्चर भी राइज़ करे। और अगर हम बात करते हैं फैसल फिल्म की तो डेफिनेटली फिर हम आर्ट की भी बात करते, और हम आर्ट की बात करेंगे और आपको टैलेंटेड पेंटर्स से भी मिलवाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपको मिलवाएंगे हम एक इंतहाई टैलेंटेड पेंटर से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आर्ट एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है और उसकी प्रमोशन बहुत अहम होती है। हमें से बहुत से आर्टिस्ट ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में और बेपनाह है, लेकिन उसकी प्रमोशन नहीं होती। ऐसे में ऐसे लोगों का किरदार बड़ा अहम हो जाता है जो आर्ट को समझते हैं और उसको प्रमोट करने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो ऐसी शख्सियत आज हमने स्टूडियो में उनको दावत दी है। ऑस्ट्रेलियन बेस्ड पाकिस्तानी है, आर्ट प्रमोटर हैं। इनकी 2 आर्ट गैलरीज एक ऑस्ट्रेलिया में और एक पाकिस्तान में है। ये ऐसे टैलेंटेड पेंटर्स को प्रमोट करते हैं जिनको अपना टैलेंट दिखाने का बाकायदा मौका नहीं मिलता, बाकायदा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। बिल्कुल, और ये वो प्लेटफॉर्म है जहां वो अपने फ़न को उजागर कर सकते हैं, और इस तरह इन पेंटर्स का काम जो है मंजर यहाँ पर आता है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, कैसे आप? बहुत शुक्रिया सर, हमारे प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला, हमारे स्टूडियोज आए। कैसे हैं सर आप? I'm fine, thank you. बिल्कुल सर, जिस तरीके से अब आप टैलेंट को प्रमोट करते हैं, आपकी आर्ट गैलरीज हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, तो सर इस हवाले से कुछ ज़रा बताइए। जी, ये आइडिया कोई 4-5 साल पहले हुआ जब हमने पाकिस्तानी आर्टिस्ट है, कथक डांसर जो सदारती अवार्ड जीत चुकी हैं, निगहत चौधरी, उनको हम लेके गए ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पे उनका फंक्शन वगैरह किया। उसके बाद हमने फिर एक आर्ट एग्जीबिशन का प्लान किया। तो आर्ट गैलरीज तो मेरी थी नहीं, तो हमने वो हायर करनी पड़ी। तो उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं, टू गेट अप्रूवल्स एंड दिस एंड दैट। तो उस वक्त आए कि जी अपनी आर्ट गैलरी खोलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स थे। अपनी आर्ट गैलरी खोली और वहाँ पे जो लोकल आर्टिस्ट थे उनको प्रमोट किया। सेम टाइम आइडिया उसके पीछे यही था कि जो हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, ख़ासतौर पे एमर्जिंग आर्टिस्ट जो इस्टेब्लिश होते हैं, उनको तो इतनी ज़रूरत नहीं होती, उनको तो ऑलरेडी वहाँ से कॉल्स आ रही होती हैं मुख्तलिफ ममालिक से। तो जैसे जो इमर्जिंग आर्टिस्ट हैं और जो नए हैं या जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, उनका काम यहाँ से वहाँ लेकर जाया जाए, वहाँ के लोगों को दिखाया जाए। हमारी अपनी कम्युनिटी भी है वहाँ पे, उनको दिखाया तो वो अप्रिशिएट और बिके, थोड़ा सा उनका फाइनेंस भी हो जाए
और साथ साथ हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको एक कॉन्फिडेंस मिल जाए। सही। सर फॉरेनर्स का क्या रिस्पांस आया है हमारा कल्चर देख के? बिल्कुल उनको बहुत पसंद आता है, बल्कि अभी हमारे इस्लामाबाद के 1-2 आर्टिस्ट थे, उनका काम हमने लगाया था तो सारे फॉरेनर यानी गोरो ही नहीं ख़रीदे थे और वो बड़ा अप्रिशिएट किया हुआ था जी। अच्छा सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बहुत अप्रिशिएट करते हैं हमारे काम को, तो सर ये बताइएगा कि अब तक ऑब्वियसली आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हमारे टैलेंट को वहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं, तो अब तक आपने तकरीबन कितने पेंटर्स को प्रमोट किया और हमारे जो वहाँ के जो ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं उनको भी आपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया, उस हवाले से कुछ बताइए। जी बेसिकली ये सफ़र सिर्फ 4 साल का है अभी तक। उस 4 साल में मेरा अंदाज़ा है कि तकरीबन कोई 60-70 आर्टिस्ट का काम वहाँ ले जा चुका हूँ मैं, और वहाँ से भी तकरीबन 20-30 आर्टिस्ट का यहाँ आ चुका है। मेरा एक्चुअली जो थीम है या जो मेरा सोचने का अंदाज़ है वो कुछ यूँ है कि मैं कनेक्ट करूँ इन दोनों कंट्रीज़ के आर्टिस्टों को, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता कि अबोरिजिनल आर्ट क्या है। तो मैं वहाँ की जो नेटिव जो 5000 ईयर्स का से जो वहाँ पे है उनके जो वो काम जो जिस पे कोई और कर नहीं सकता वो लेकर आया यहाँ पे 2 years ago, जो वहीं के एबोरिजिनीज ने। जी एबोरिजिनल आर्ट, एंड दैट इज़ हाईली एक्सपेंसिव एज वेल। और दुनिया में मतलब जब ऑस्ट्रेलिया में कोई आता है टूर पे या हॉलीडेज पे तो वो लाजमी एक आध खरीद के जाता है, वो इतनी वैल्यू है। सही। सेम टाइम पाकिस्तानी ट्रक आर्ट को वहाँ पे इतना पजीराई मिली, हमने 2 दफ़ा की है किसी फेस्टिवल में, और यहाँ से आर्टिस्ट गए हैं, उनको वहाँ साथ मिल करके मैं भी उनके साथ था, तो हमने बैठ करके वहाँ पे ट्रक आर्ट की है, उसको हमने फर्स्ट प्राइज़ विन किया वहाँ पे उस फेस्टिवल में जो कंपटीशन चल रहा था। तो ये है, दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, आर्टिस्टों को मिला रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है, अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। हाँ, नहीं यूरोप अमेरिका और डिफरेंट कंट्रीज़ में तो आर्ट ऑलरेडी आ रही है जा रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बड़ा ड्राई था इस हवाले से, तो आज जस्ट रियलाइज़ के आई शुड हैव डन समथिंग। सही। अच्छा सर, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, आर्ट की बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से हम ये प्रमोशंस की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास अच्छा सेगमेंट है, ये हम आपको दिखाते हैं और आप देखिए, आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगा। आप लोग भी देखिए कि कितना टैलेंट है पाकिस्तान में। कलम को जब कोई जुम्बिश देता है तो इस तरह के एक्सप्रेशंस कैद करना कितना मुश्किल होता है। ये देखें, ये बच्चे के एक्सप्रेशन इस तरह के, और ब्रश के ज़रिए तो हमने पेंटिंग देखी है, लेकिन कलम के ज़रिए, बॉल पेन के ज़रिए ये आर्ट क्या आपने पहले कभी सुनी थी? मैंने नहीं सुनी थी, ना मैंने देखी थी। तो ऐसे ही एक मुसव्विर, एक ऐसे ही आर्टिस्ट रूफी आज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रूफी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? आप बताइए कैसे? अल्लाह का करम, मालिक की मेहरबानी। यहाँ आके तो समझें दिल बाबा हो गया, बहुत मोहब्बत है आप लोगों की। और जैसे कि ये छोटा सा बच्चा है, इसकी ये देखें आप, कितने खूबसूरत एक्सप्रेशंस इन्होंने। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, फिर थोड़ी सी नेचर भी जो है उसको भी कैप्चर करने की कोशिश की है। बंगाल टाइगर है ये, और जान के आपको हैरानी होगी कि ये कोई स्पेशल मटेरियल नहीं है, ये सारा बॉल पेन का कमाल है, लोकल बॉल पेन, और वो भी लोकल बॉल पेन, ये नहीं कि बाहर से कोई ब्रांड मंगवाने नहीं है। तो रूफी साहब, सबसे पहले तो यहीं से आगाज़ करते हैं, कब से ये आप कर रहे हैं? दोस्त, मैं क्योंकि गॉड गिफ्टेड है, एक तो खुदा की तरफ से दी हुई सलाहियत है, और बाकायदा तौर पे मैंने ये कहीं से नहीं सीखा है। सोशल मीडिया पे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उनके काम को देखता रहा, देख के जो है वो कि वो किस तरह से कर रहे हैं, क्या उनकी ट्रिक्स है, टेक्निक्स है, फिर खुद लेके बैठते थे और उसको करते थे। 10 शीट्स ज़ाया करते थे तो एक शीट अच्छी बन जाती थी। फिर कुछ देखा कि बहुत सारे मटेरियल से काम हो रहा है, यूरोप बॉल पेन में बहुत आगे जा रहा है, इंडिया बॉल पेन में बहुत आगे जा रहा है, पाकिस्तान में बॉल पेन आर्टिस्ट इतने नज़र नहीं आ रहे थे। बस ये सोचकर बॉल पेन उठाया और एक कोशिश की छोटी सी, कुछ हल्का फुल्का सा बना, मोहब्बत करने वालों ने अप्रिशिएट किया, दिल चाहा कि और कुछ बड़ा काम किया जाए, और आज आपके सामने है कि ये सारा बॉल पेन तकरीबन मैंने 2 साल के अंदर किया है। तो मैं समा के रेफरेंस से ये गुजारिश भी करूँगा, अगर बॉल पेन में हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली कोई आर्टिस्ट मौजूद है तो वो सोशल मीडिया पे सामने आए, अपना बॉल पेन शो करें, ताकि हम जैसे जो न्यू जनरेशन वाले कह लें या जो नए सीखने वाले बॉल पेन में हम आपसे इस्तेफ़ादा हासिल करें, आपसे हम क्लासेस लें और इसको हम और
इंटरनेशनल लेवल पे, हम यूरोप के मुकाबले पे जाके काम करें। एक तो हमारे पास बॉल पेन का ये कॉन्सेप्ट होता है ना, वो नीले रंग का, जिससे हम पेपर देकर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुख्तलिफ रंग जो हैं वो एक आपके बिल्कुल पीछे जो है बड़ी ज़बरदस्त अल्लाह फकीर साहब की पेंटिंग है, और मतलब सिर्फ ये पोर्ट्रेट नहीं है, लेकिन आपने ये पूरा एक लम्हा अक्सपन कर दिया है। वो गालिबन चाय की जो है वो चुस्की ले रहे हैं और आपने कर दिया। अच्छा, डिफरेंट साइज़ की हैं, तो मुझे बताएं कि जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए ये है, तो इस तरह की जो बड़ी साइज़ की पेंटिंग है, पोर्ट्रेट्स है, इनको बनाने में कितना वक्त लग जाता है? तो वक्त का जो है ना, बिल्कुल कोई एक ऐसा समझ लेगा हिसाब किताब नहीं होता। हम थोड़ा सा मूड पे काम कर रहे होते हैं। 5 मिनट का मूड है, बस बैठे और मूड चेंज हुआ और हमने काम छोड़ दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक एक पेंटिंग अधूरी पड़ी रहती है, 1-1 साल 2-2 साल, मूड नहीं बन रहा होता, नया काम स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, बाद मरतबा ये होता है कि अगर पैसे अच्छे मिल रहे होते हैं तो हम ज़बरदस्ती हम मूड बनाते हैं और उसको 24 आवर्स में या 1 वीक में कंप्लीट करके दे देते हैं। तो टाइम का इतना वो नहीं है, नॉर्मली 24 घंटे भी लग सकते हैं, 1 वीक भी चला जाता है, 1 मंथ भी चला जाता है। अच्छा, ये वो सारे शाहकार जिनसे तख्लीक किए हैं आपने, ये वो सारे, ये वो बॉल पेन है। अगर मैं ये बात करूं तो ये हमारे यहाँ छोटे बच्चों को खेलने के लिए दे दिए जाते हैं, ये वाले बॉल पेन। और हमारे यहाँ ब्रांड बहुत ज़्यादा मुश्किल से बॉल पेन में अवेलेबल है। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, मुझे नहीं मिला ब्रांड। तो फिर क्योंकि काम को रोकना नहीं था, यहाँ पर आके ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो रही थी, हमने ये लोकल पेन उठाए और इससे जो कोशिश कर सकते थे और उसको किया। और स्पेशली न्यू टैलेंट स्टूडेंट जो हैं उनको ये बताने की कोशिश की, ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास कोई बहुत 150 रुपये वाला है, 300 रुपये वाला पेन होगा या अच्छा पेपर होगा तो हम काम कर सकते हैं। नहीं, आप में अगर काम करने की जस्तुजू है आप उसे कर सकते हैं। लोकल मटेरियल से भी कर सकते हैं, काम आपके सामने है जो रखा हुआ है। ये सारा 10 रुपीज़ वाला पेन है, इसमें 30 रुपीज़ वाला पेन है, 40 रुपीज़ वाला पेन है, जिससे ये सारा काम किया गया है। अच्छा, जैसे कि ये अगर दूर से आपको लग रहा होगा कि ये पेंटिंग और ब्रश के ज़रिए डिफरेंट कलर्स, लेकिन दिस इज़ ऑल बॉल पेन। सारा रेड कलर हो जाए या फिर, और ये बीच में सारा ब्लू का है एंड देन द ग्रीन, तो कितनी ऑल बॉल पेन। और ये एक बॉल पेन, बॉल पेन की सबसे बड़ी मुश्किल जो चीज़ कि फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रोक, पर जो एक स्ट्रोक लग गया वो लग गया। अब जैसे जैसे तस्वीर बन रही जाती है, पीछे वाली चीज़ों को देख के ये डर लग रहा होता है कि एक गलत स्ट्रोक लगा और पीछे की मेहनत हमारी ज़ाया हो गई। तो बहुत संभल के चलना होता है। और इसमें आर्ट वर्क में जो सबसे ज़्यादा चीज़ है सब्र। जितना आप सब्र से काम करेंगे उतना अच्छा आपको फल मिलेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि आपने मुख्तलिफ पेंटिंग्स, पोर्ट्रेट्स भी बनाए हुए हैं, नेचर को भी कैप्चर आपने किया हुआ है। एग्जीबिशन अभी तक आपने कहीं लगाई है इसकी? एग्जीबिशन मैंने नहीं लगाई। एग्जीबिशन के अच्छा बाज़ जगह पे ये हुआ कि आप हमारे पास वो लिंक्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा चक्कर है सोर्स एंड रिसोर्स, कि सोर्स है तो सब चल जाएगा, नहीं है तो बस आप अपना टैलेंट घर में बैठ के ज़ाया करें और छुपा के रखें। एक रेफरेंस से मैं गैलरी से मेरा कांटेक्ट हुआ था, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि 5000 पर स्केच जो है वो हम 2 डेज़ के लिए लगाएंगे। आपसे ख़रीदना चाह रहे थे? खरीदना नहीं चाह रहे थे, वो सिर्फ लगाना चाह रहे थे। अगर उससे रेंट पर वो मुझसे रेंट ले रहे पर थे, स्केच पर स्केच 5000 जो है हम लगाएंगे। अच्छा, अगर मैं 10 पेंटिंग लगाता हूँ तो मेरे पीछे तो ये हो गए, और उस पर ये कोई गारंटी नहीं कि आपकी सेल होती है या नहीं होती। तो यहाँ हम जो न्यू टैलेंट आ रहा है, ये जो पीछे हिडन है टैलेंट, वो यहाँ पर आके मार खा रहा है कि उसे कोई जानता नहीं है तो उसको कोई आगे नहीं ला रहा। रूफी भाई, कितने स्केचेस इन 2 साल में बना चुके हैं अब तक, और रिस्पॉन्स कैसा आया? मैंने 2 साल में तकरीबन अच्छे खासे स्केचेस बनाए हैं, तकरीबन 200 के करीब मैंने बनाए हैं। उसमें से कुछ ऐसे भी हुए जो ऑर्डर्स पे आए, वो बनाए, वो कम टाइम में उनको दे के हमने पोर्ट्रेट वगैरह भी थे और नेशनल हीरोज़ भी थे हुआ है। लेकिन इन 2 साल में हमारे साथ अलमिया ये हो गया कि कोरोना भी इन्हीं 2 साल में रहा, तो वो रिस्पांस हमारे पास नहीं आ सका कि अगर एक पेंटिंग 1 लाख रुपए की जा रही होती थी तो वो अब शायद 25,000 रुपये की भी कोई लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि हालात ऐसे हो गए हैं, महंगाई हो गई है, कोरोना ने सबको तोड़ डाला है। अब के जो नया दौर आ गया है, जिस तरह आपकी ये जिद्दत है टेक्नोलॉजी में स्केचिंग की, उसी तरह जिद्दत है अब अपने आप को मार्केट करने की भी, तो क्या अब आर्ट गैलरीज तक रसाई ज़रूरी हो गई है? क्या अगर कोई शख्स आर्ट गैलरीज तक रसाई उसके मुमकिन नहीं है तो वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ज़रिए अपनी इस चीज़ की मार्केट नहीं कर सकता? क्या आपने करने की कोशिश की? जी, मैंने फेसबुक वगैरह के ज़रिए भी करने की कोशिश की है, और सोशल मीडिया के थ्रू ही मैंने अपनी पेंटिंग्स जो हैं वो सेल की हैं। और अब हमारे यहाँ जैसे कि ज़ाहिर बात है, हमारे यहाँ कुछ ऐसे ब्रांड भी आ गए हैं
इन कोरोना वाले दौर में ऑनलाइन अमेज़ॉन इस वक्त सबसे बड़ा आ गया है और अमेज़ॉन से आप फ़ायदा उठाएं, अमेज़ॉन पे आप वर्क करें। इसको मुझसे अभी रिसेंटली अमेज़ॉन वालों ने कांटेक्ट किया है और इसके लिए वो मेरा पेज बना के और इसको काम को वर्कआउट कर रहे हैं उस पर। आखिर में मुझे ये बताएं कि बहैसियत एक फ़नकार के क्या अपील करना चाहेंगे देखने वालों से, और ना सिर्फ ये कि उन मुक़्तदर हलक़ों से बल्कि छोटे बच्चों से भी और उन आर्टिस्ट से भी कि जो कुछ करना चाहते हैं। मैं तमाम आर्टिस्ट जितने भी सीनियर्स हैं उनसे ये कहूँगा कि आप न्यू जनरेशन आपकी नज़र में जितने भी इस वक्त मौजूद हैं या जो आपके लिंक में, फ्री ऑफ कॉस्ट भरपूर आप उनको सिखाने की कोशिश करें, क्योंकि आपका मुंतकिल किया हुआ आर्ट जितना आगे फैलेगा वो आपको उतना ही ज़िंदा रखेगा। तो न्यू टैलेंट के लिए ये कि आप काम करें, काम करते रहें। जो आपके नज़दीक आर्टिस्ट मौजूद है आप उससे कांटेक्ट करें, आप उसको मिलें, उससे सीखें और टाइम ज़रूर निकालें। टाइम निकालेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, चलते फिरते कोई काम नहीं होगा। तो बहुत शुक्रिया रूफी आज़मी साहब, आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया और अपने ये जो ज़बरदस्त किस्म का आर्ट है ये दुनिया को दिखाने का मौका दिया। बॉल पेन से स्केचिंग यकीनन एक नया और मुनफरिद आर्ट है और आप देख सकते हैं कि ये यकसर मुख्तलिफ आर्ट है, बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। किसी भी हुनर को सीखने के लिए वक्त दरकार होता है और जब हुनर ऐसा हो और इतना खूबसूरत हो तो हमें ये सोचने पे ज़रूर मजबूर करता है कि जो आर्टिस्ट आ रहे हैं वो किन मुश्किलात का शिकार है और उनकी मुश्किलात की दादरसी होनी चाहिए और ये पेंटिंग्स इसी तरह बनती रहनी चाहिए और आपको ख़रीदते रहना चाहिए। तो क्या ज़बरदस्त पेंटिंग्स हमने देखी, क्या ज़बरदस्त टैलेंट है। और मैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई इस बात से कि जब वो ये कह रहे थे कि ये मैं सारा जो पेंटिंग करता हूँ पेन के साथ में करता हूँ और अगर एक भी स्ट्रोक इसका गलत हो जाए तो आप सोचिए कि कितना मुश्किल होता होगा, पूरी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाती है। लेकिन ऑब्वियसली ही इज़ एक्सपर्ट, ही इज़ टैलेंटेड, तो इसलिए वो ये सारा काम कर रहे हैं और बहुत खुशी होती है। शाहिद साहब भी हमारे साथ बैठे हुए। शाहिद साहब आपने ये टैलेंट देखा, अमेजिंग टैलेंट है। मैं तो सबसे पहले आपको सबा टीवी को मुबारकबाद दूंगा कि आपने ये इनिशिएटिव लिया कि एक छोटे से आर्टिस्ट के पास जा करके आपने उसके टैलेंट को देखा और उसको कवरेज दी, तो उससे जो उसको कॉन्फिडेंस मिलता है उससे तख्लीकी सलाहियत बढ़ जाती है। आर्टिस्ट को जो कॉन्फिडेंस मिलता है, जो एम्पावर करना होता है ना, वो आप लोग कर रहे हैं, मतलब सलूट टू यू गाइस। सेकंड थिंग, जैसे रूफी साहब कह रहे थे कि कंसंट्रेशन और हार्ड वर्किंग इज़ इन्वॉल्व। इनका यकीनन यहाँ कराची में ये थोड़ा सा सेटबैक है कि बहुत सारे गैलरीज़ जो हैं, मेरी अपनी खुद गैलरी है, तो उसमें जो गैलरी का जो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए वो क्वालिटी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी रखने को प्रेफर करते हैं। लेकिन मेरी वाहिद गैलरी है जो कराची वाली स्पेशली, जिसमें इमर्जिंग आर्टिस्ट को हम लाते हैं। हमने ऑलरेडी 3-4 शो किए हुए हैं वहाँ पे, जो कि अभी नए नए उभर रहे होते हैं आर्टिस्ट। सर ये फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसमें मैं गैलरी का नाम लेना चाहूँगा कि आर्ट 162 मेरी गैलरी है क्लिफ्टन में। उसमें इमर्जिंग आर्टिस्ट के लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर्स है और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मींस ये इसका तरीका यही होता है कि वो उसको लगा देते हैं, अगर बिक गई तो फिर हम कुछ उससे परसेंटेज ले लेते हैं, अदरवाइज सॉल्व फ्री। तो रूफी साहब को मेरी तरफ से ऑफ़र है कि इनका काम अगर ये मुझसे मिलना चाहें तो मैं जाके मिल करके इनका काम पाकिस्तान तो छोड़े, मैं इनका ऑस्ट्रेलिया लेके जाता हूँ और इनका मैं हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ज़बरदस्त सर, ये तो बड़ा अच्छा हो गया और ये हम पैगाम भी तक पहुँचा देंगे। शायद आखिर में मुझे बताएं, पाकिस्तानी आर्ट, पाकिस्तानी आर्टिस्ट, उसको सबसे ज़्यादा इस वक्त जो मैं ख़तरा तो नहीं कहूँगा लेकिन कंपटीशन जो है ना वो हमारे ही इस खित्ते से है। ऑब्वियसली हमारे पड़ोस में बहुत ह्यूज मार्केट है, हम उनसे टैलेंट है हमारे पास, लेकिन इस बड़े वॉल्यूम से कम्पीट करने का क्या तरीक़ाकार है और हमें मज़ीद प्रमोशंस में कितना आगे जाने की ज़रूरत है? अभी हम कहाँ लैग बिहाइंड कर रहे हैं? जी, आर्ट में तो कंपटीशन होना नहीं चाहिए मेरा ख्याल है, कि आर्ट तो आपके अंदर की चीज़ होती है जो आप बाहर लाते हैं और लोगों को दिखाते हैं। अगर पड़ोस में अभी जैसे मेरी गैलरी में पड़ोस के ही आर्टिस्ट थे, उनकी अभी एग्जीबिशन चल रही है, तो आर्ट की कोई बाउंड्रीज़ नहीं है। वो ठीक है, हमारे पड़ोसी मुल्क ने कुछ पाबंदियाँ ऐसी लगा दी कि आर्ट पे पाबंदियाँ लगा दी हैं, जिसको मैं कंडेम करता हूँ, इवन के वहाँ के आर्टिस्ट भी करते हैं। तो आर्ट की तो कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। बट एनीवे, तो जी हम कहाँ जा सकते हैं? देखें, पिछले 30 साल में आप देखेंगे, आई स्टिल रिमेंबर जब मैं छोटा था
तो एवरी संडे के अखबार में पीछे एक पूरा पेज आता था आर्ट के ऊपर, कभी सादकैन, कभी गुलजी, कभी अहमद, कभी, तो देयर सो मेनी ना, वो ख़त्म हो गया। अब उसका नतीजा क्या निकला, आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो गया और वो बजाय बच्चों के हाथ में ब्रश पेन हो, उनके मुंह में छालियाँ होती है आजकल। सॉरी टू से बट दिस इज़ हाउ आई सी इट, दिस इज़ अ वेरी बिटर फैक्ट। तो इस पे बहुत से लोग देखें काम कर रहे हैं। अभी कल ही एक लियारी में एक साहब हैं, वो स्ट्रीट बच्चों को लेकर के लोकेशन में बैठ के वहाँ पे प्लेन एयर जिसे आउटडोर पेंटिंग कहते करा रहे हैं। मैं खुद कल जाके उनसे मिला हूँ और मोस्ट प्रॉब्ली संडे को उन बच्चों के साथ बैठ के मैं उनके साथ आर्ट करूँगा और उनका भी काम मैं ले जाने के लिए तैयार हूँ ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ तो पजीराई मिल ही रही है उनको, लेकिन बाहर जब जाता है तो जो बूस्ट मिलता है अगेन आर्टिस्ट को कि यार यस आई एम समथिंग, मतलब मेरा कुछ काम है, मैं कुछ कर रहा हूँ। जब भी ऑस्ट्रेलिया जा रहा है या अमेरिका के, तो उसके अंदर जो फिर एनर्जी आती है वो देखने वाली। ये बात बता के ना कि संडे को लियारी में एक्टिविटी हो रही है, आपने हमें बहुत एनर्जाइज कर दिया। मैं तो जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। खुदा ताला से दुआ है कि आपकी इस काम में बरकत दे और इतना टैलेंट है हमारे पास। और जैसे कि हम कहते थे कि प्रमोट करने की ज़रूरत है, तो प्रमोटर्स भी हमारे पास, तो दुआ यही है कि इसी तरीके से हमारा टैलेंट प्रमोट होता रहे। बिल्कुल इसी तरह से हमारा टैलेंट प्रमोट होता रहे और इस तरीके से हम आगे बढ़ाते रहें अपने इन पेंटर्स को, अपने इस आर्ट को। तो अभी यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और हमारे साथ रहिए। इस्लामाबाद की पसमानदा कच्ची बस्तियों के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। बिल्कुल, पार्लियामेंट की नाक तले रहने वाले इन बेबसों के लिए उम्मीद की पहली किरण बनने वाले स्कूल्स की कहानी जानते हैं असलम खोकर की जुबानी। कामयाबी का बस एक ही रास्ता कि हर बच्चे के हाथ में हो बस्ता, ये नारा और मकसद है इस्लामाबाद की कच्ची आबादियों में कायम टीन और टाट स्कूलों का। पहली किरण के 10 इदारों में 3,500 नादार बच्चों का ताबनाक मुस्तकबिल परवान चढ़ रहा है। मेरे अब्बू इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, तो हमारी इतनी आमदनी नहीं है कि हम दूसरे स्कूल में पढ़ सके। स्कूल में सारी चीज़ देते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं, बुक्स देते हैं और इसलिए मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इंतजामिया घर घर जाकर वालिदैन को बच्चों की पढ़ाई के लिए कायल भी करती है। हमें वालिदैन को पहले सेंसिटाइज करना पड़ता है। रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे असातिज़ा, हमारे जो प्रिंसिपल हैं स्कूल्स के, उन्हें इन आबादियों में जाकर और बच्चों को लेकर भी आना पड़ता है। तदरीसी अमल में असातिज़ा का जज्बा ईसार भी शामिल, काम 2 शिफ्टों में होता है। हमारा मॉर्निंग शिफ्ट का टाइम है वो सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक है और आफ्टरनून शिफ्ट का टाइम 12 से लेकर 4:30 बजे तक। मुखैर हजरात की मदद से चलते इन स्कूलों से निकले तलबा अब कई आला ओहदों पर फायज भी हैं। इन फलाही स्कूलों में गरीब बच्चों की बड़ी तादाद गवाह है कि ये मासूम भी जेवर तालीम से आरास्ता होना चाहते हैं, बस रियासत से कहीं भूल हुई है। कैमरामैन अवैस काजी के साथ असलम खोकर, समा, इस्लामाबाद। तो आज के शो से दीजिए इजाजत, अब आपसे मुलाकात होगी पीर को। बिल्कुल, कीप वॉचिंग नया दिन।